गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो मुझे। प्लीज कंफर्म मी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? हाँ जी गौरव जी। एंड विजिबल टू यू? ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज का। टोटल हमारे पास यहाँ 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5। तो आई ट्राई कि आज हम ये पूरा कंप्लीट कर दें। एंड इस उसके बाद जो है हमारे पास ये रह जाएगा, और इतना रह जाएगा। देखते हैं हम कहाँ तक आज करते हैं। देखो, सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट लेसन है मोनोपोली। देखो, अगर मैं आपको बात करूं मोनोपोली की, तो यहाँ पे एक तो ये मोनो और एक पोली, टू टर्म से बना है। मोनो मतलब होता है सिंगल, एंड पोली मतलब है यहाँ पे प्रोड्यूसर। तो मतलब क्या होगा, सिंगल प्रोड्यूसर। इट मीन्स आप देखोगे, सो मोनोपोली कैन बी डिफाइंड एज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज सिंगल सेलर विच देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एंड यहाँ पे क्या होता है, एंट्री बैरियर होता है मार्केट में किसी को एंट्री करने के लिए। अब देखो हमारे पास, देखो फीचर देखते हैं मोनोपोली के क्या फीचर है हमारे पास। फर्स्ट फीचर वी हैव सिंगल सेलर। वी नो दैट इन मोनोपोली यहाँ पे होता क्या है, एक सिंगल सेलर होता है जो कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा होता है, और यहाँ पे अदर कोई फर्म नहीं होती है। सेकेंड है, इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। सपोज दैट अगर कोई पेन बेच रहा है, तो जो ये पेन होगा, ये दूसरी जो फर्म पेन बेचेगी, इसमें कोई भी इसका सब्स्टिट्यूट्स नहीं होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एंट्री बैरियर, यहाँ पे एंट्री जो है हर किसी फर्म का नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोपोली। इनका गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाउ इट मैक्सिमाइज, इट वुड डिस्कस द अंडर। देखो, अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, आपको पता है यहाँ पे जो टी आर होता है, टी आर इक्वल टू होता है पी इंटू क्यू। तो ये टी आर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ये आपका प्रॉफिट आता है यहाँ पे पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू क्यू। आपको पता है टी आर कैसे निकलता है, पी इंटू क्यू माइनस टी सी। अब देखो इनके पास तीन चीज आएगी। नंबर एक, प्राइस। सेकंड पे है क्वांटिटी। एंड थर्ड पे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब या तो आप प्राइस को इंक्रीज कर दो, या आप क्वांटिटी को डिक्रीज कर दो, या आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दो। ये तीन अगर हम करते हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। कुल मिला के जो टी आर एंड जो टी सी है, इसमें ज्यादा गैप क्रिएट करना होता है। गैप को इंक्रीज कर दो। टोटल रेवेन्यू का गैप टी आर से जितना ज्यादा होगा, उतनी प्रॉफिट ज्यादा होगी। एंड देखो, एब्सेंस इन सप्लाई कर, इसमें क्या है, सप्लाई कर एब्सेंस होता है। ठीक है। और इनका डिमांड कर्व कैसे बनता है, ये आप बनाते थे फर्म का डिमांड कर्व, जो आपने माइक्रो में पढ़ा था। तो यहाँ पे इनका डिमांड कर्व भी सेम इस तरह से बनता है। ये आपका डिमांड, ये होता है ए आर के इक्विवेलेंट। अब देखो, काइंड ऑफ मोनोपोली हमारे पास क्या क्या है। एक तो परफेक्ट मोनोपोली है,
इम्परफेक्ट मोनोपोली है, प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली एंड डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आप इसको गो थ्रू कर लेना। और बस आपके नॉलेज में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। लीगल मोनोपोली जो टर्मोलॉजी है सेम उससे मिला जुला है। अगर आप कहोगे परफेक्ट मोनोपोली, देखोगे जहां पे क्या है, नो रिमोट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट। इम्परफेक्ट में क्या होगा, इसमें रिमोट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होगा। और यहाँ पे कंपटीशन इज नॉट जीरो, यहाँ पे कंपटीशन विल बी जीरो। एंड प्राइवेट मोनोपोली क्या होती है, जब आपकी मोनोपोली इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली क्या होगी, जहां पे उसका मैनेजमेंट जो होगा वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली क्या होता है, जहां पे दैट चार्ज प्राइस अ पर्टिकुलर कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कस्टमर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इज कॉल्ड सिंपल मोनोपोली। ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, ध्यान रखना। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, मान लो कोई लोकेशन है, नेचुरल जो होता है किसी लोकेशन से ही क्रिएट होता है। सपोज दैट इफ यू विजिट इन लद्दाख, लद्दाख क्या है, एक तरीके का जो वहाँ का जो एरिया है, अगर आप वहाँ पे कुछ एडवेंचर के लिए जाते हो तो वहाँ की खुद की एक मोनोपोली है। लीगल मोनोपोली क्या होगी, जो किसी लीगल के द्वारा उसको स्टेब्लिश किया गया हो। जैसे मान लो आपके पास पेटेंट राइट्स हो गए, कॉपी राइट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए। इफ यू इनोवेट एनीथिंग, अगर आप कोई चीज इनोवेट करते हो तो क्या हो जाएगा, वो लीगल मोनोपोली हो जाएगा, कि आप लीगली उसके मोनोपोली हो। ठीक है, जैसे ब्रांड नेम, सपोज दैट आपने सुना होगा रिबोक, तो रिबोक क्या है, रिबोक एक तरीके से ये जो ब्रांड नेम है ये इनका लीगल मोनोपोली है। अब हम बात करते हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो हमने एक यहाँ पे प्राइस लिया है, यहाँ क्वांटिटी लिया है। तो देखो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया पी इंटू क्यू। अगर आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो देखो 100 इंटू 1 100, 90 इंटू 2 180, 80 इंटू 3 240, 70 इंटू 4 280, 60 इंटू 5 300, सो ऑन। ठीक है। एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, आपने देखा होगा पहला क्या होता है सेल, फिर आप यहां से माइनस करते रहो, 180 माइनस 80। ठीक है, सिंपल आपके पास एमआर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एक तो आपने सुना होगा ये डेल्टा टी आर एन माइनस, सिंपल ये टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। एक तो आपने ये निकाला होगा सिंपल, या तो डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू। तो दो फॉर्मूले हमारे पास है, तो यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं सिंपल, हमने क्या यूज किया, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। इसकी हेल्प से हमने निकाला मार्जिनल रेवेन्यू। सपोज डेट अगर आपको इस क्वांटिटी पे निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टी आर, ये क्या है 7 नंबर ना, 7 माइनस टी आर 7 माइनस 1, तो क्या होगा टी आर 7 माइनस टी आर 6। तो टी आर 7 पे क्या है आपके पास 280, एंड टी आर 6 पे क्या है 300 माइनस 300। तो हमारे पास एम आर क्या आ गया, नेगेटिव का आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। थोड़ा ये देख लो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। आपको पता है, अगर मैं बता दूं जो हमारा टी आर होता है ये पी इंटू क्यू से होता है, ए आर जो आपका आएगा ये होता है टी आर अपॉन में क्यू। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो टी आर के जगह पे आप पी इंटू क्यू लिख सकते हो अपॉन में क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसल, तो आपके पास एक नया आ गया ए आर इक्वल टू पी। एंड
ठीक है। एंड ए आर इक्वल टू क्या होता है, सिंपल मैंने आपको अभी बताया, टी आर अपॉन में क्यू। और एम आर का क्या होगा, जो ये एम आर है, ये इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। सेम इन्होंने ये इक्वेशन ले रखा है, P इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। तो आपको पता है P क्या होता है, प्राइस, Q क्वांटिटी, और A जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट है जो टच करता है, एंड B जो है यहाँ पे, ये B स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, P इंटू क्यू। तो आपने टोटल रेवेन्यू किया P आप इंटू क्यू। तो P गिवन है आपके पास A माइनस बी क्यू, ये है P इंटू क्यू। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो A क्यू, ठीक है। अब क्या होगा, बी क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करो तो आएगा बी क्यू स्क्वायर। तो सिंपल क्या हो गया, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का स्क्वायर। अब ए आर निकालो, ए आर क्या होगा, टी आर अपॉन में क्यू। तो टी आर आपके पास ये है, अपॉन में क्यू करोगे तो आपके पास ये बच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्राइस। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, ए आर इक्वल टू पी सेम है, आप देख सकते हो। तो एम आर क्या होगा, डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू। तो ये डेल्टा टी आर जो है ना, अपॉन में डेल्टा जो आपका क्यू है, इसका मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। तो सेम आपका यहाँ पे ए आर एम आर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है ये याद रखना आप, ये इसका सॉल्यूशन है, आप कर लेना। इफ यू हैव एनी डाउट आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। ये सिंपल, इसने कुछ नहीं किया है। जो आपके पास टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू है ना, इसका इसने किया डेरिवेट, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। इसको सोल्व करके ये मिल जाएगा आपको, ये रहा, ए आर इक्वल टू, मतलब ये तुम्हारा ये बन जाएगा फॉर्मूला, एम आर इक्वल टू ए आर वन माइनस वन अपॉन में ई डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम आर इक्वल टू पी वन अपॉन में ई डी, ये फॉर्मूला हो गया। या अगर आप ई डी ना लिख के इसको ये भी लिख सकते हो आप, एम आर इक्वल टू पी वन माइनस वन अपॉन में ई। या फिर अगर आप इसको और सोल्व करो तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे वन लगाओ तो आपका बन जाएगा नीचे ई माइनस वन अपॉन में ई। तो ये पूरा आपका एम आर का ए आर से रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये फॉर्मूला है ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे आपके कहीं भी आप कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। इवन अब की बार का जो आई ए है आपका, वहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें तीन चीजें हैं, देखो, इफ डिमांड कर्व हैज यूनिट इलास्टिक, अगर आपका डिमांड कर्व जो है इसका ई इक्वल टू वन है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल टू जीरो। दूसरा केस है, अगर आपका ई डी मोर देन वन है, तो ये आपका एम आर जो होगा ये पॉजिटिव में आएगा। थर्ड केस है आपका, अगर ई डी लेस देन वन, तो आपका एम आर जो है वो नेगेटिव में आएगा। ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा नंबर एक पे ई डी इक्वल टू वन, तो आपका एम आर जो है वो जीरो है। ये देखो, ये यहाँ दिखाया मैंने। अगर आपका ई डी मोर देन वन है तो आपका एम आर पॉजिटिव है, ये देखो यहाँ से देख सकते हो आप। ये आपका एम आर है। ये अगर आपका एम आर जीरो है तो देखो, ये आपके पास क्या है, ई डी इक्वल टू वन, ठीक है। अगर आप ई डी मोर देन वन, तो ये क्या है, ई डी, ये रहा आपका, ये केस है ई डी मोर देन वन। तो देखो यहाँ पे आपका एम आर पॉजिटिव है, ये जो लाइन है ये लाइन आपकी पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है, ई डी लेस देन वन, ये देखो, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये रिलेशन है, आप रिलेशन में तीन बातें ही ध्यान रखोगे। नंबर वन पे कहोगे, अगर आपका ई डी इक्वल टू जीरो है तो आप, अगर ई डी इक्वल टू वन है तो आपके पास एम आर जो है वो वन होगा, जीरो। अगर आपका एम आर पॉजिटिव है तो ये आपका मोर देन वन, ठीक है। नेगेटिव है तो लेस देन वन, तो एम आर नेगेटिव। तो ये
आप टेबल याद कर सकते हो। ये भी आपका आईए के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। तो देखो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बनता कैसे है, ये मैं आपको बता दूं एक बार। देखो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पुट एंड प्राइस के, तो ये हमारा कैसे निकलता है, ये निकलता है आपका, तो पता है टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू टी सी। ठीक है। देन आपके पास जो है पाई इक्वल टू होता है टी आर माइनस टी सी। ठीक है। तो डेरिवेट करोगे इसको, पाई विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये आपका होगा टी आर होता है पी इंटू क्यू माइनस टी सी। ठीक है। तो सिंपल आप इसको कर सकते हो। अगर हम जब डेरिवेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एम आर माइनस एम सी। ये है आपका डी अपॉन में क्यू, डेल्टा पाई अपॉन में डेल्टा क्यू इक्वल टू एम आर माइनस एम सी। ठीक है। तो सेम आपके पास पहली कंडीशन आ जाएगी एम आर इक्वल टू एम सी की, एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड क्या है, इसको हम अगेन डेरिवेट करेंगे, तो ये आएगा डेल्टा स्क्वायर पाई अपॉन में डेल्टा क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, हाँ एम आर जो है, इसको आप डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू और माइनस एम सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो ये आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ एम आर मोर देन स्लोप ऑफ एम सी। ठीक है। ये आपका सेकंड कंडीशन बनेगा। तो हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कि हमारे पास एम आर इक्वल टू एम सी होनी चाहिए। दूसरा आपका जो एम आर है, ठीक है, उसका स्लोप वो मोर देन एम सी के स्लोप, या फिर जो आपका, देखिए ये आपका यहाँ ही हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका स्लोप ऑफ एम सी, ये एम सी मोर देन होना चाहिए एम आर से, स्लोप एम आर। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास आता है एम आर, ये होता है ए आर, हम एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये होता है एम सी। तो देखो ये एम सी जो है ये कहाँ अपवर्ड, जब ये यहाँ टच करेगा ना एम सी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड। तो ये कंडीशन हमारी है दूसरी, पहली ये है एम आर इक्वल टू एम सी। कई बार क्या होता है, ये जो डायग्राम है आपका इस तरीके से बना हो सकता है, ये आपका एम आर ए आर एम सी। अब देखो यहाँ पे एम सी दो बार टच कर रहा है,
जो हमारा कंडीशन क्या है, MR = MC की जो ये कंडीशन है हमारे पास। देखो यहाँ पे दो बार टच कर रहा है, एक तो यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे भी आप कह सकते हो MR = MC है, एक यहाँ भी टच कर रहा है, ये भी आपका क्या है, MR = MC। तो वी हैव अ कंफ्यूजन डेट हमें इसमें से कौन सा लेना है, ये लेना है या लेना है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, जो स्लोप ऑफ MC है वो मोर देन होना चाहिए। तो MC मोर देन कब होगा, जब ये MC यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये वाला जो है ये नहीं लेंगे हम, इस वाले पॉइंट को लेंगे। ये आपका MR = MC है, इसको हमें कंसिडर करना है। तो इसमें हमें यही समझना था।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। तो हमने ये दोनों कर लिया कंडीशन। हम क्या कर रहे थे, हमने कंडीशन यही किया, आई एम रिपीटिंग द सम कॉन्सेप्ट। लाइक फर्स्ट, जो हमारे पास आउटपुट की कंडीशन है वो आपका है एम आर इक्वल टू एम सी, एंड अदर जो है स्लोप ऑफ एम सी शुड बी मोर देन स्लोप ऑफ एम आर। तो हमने ये कंडीशन कर लिया, एम आर इक्वल टू एम सी। सेकेंड क्या है, स्लोप ऑफ एम सी मोर देन स्लोप ऑफ एम आर। तो हमने वही पढ़ा जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट आई डिड देयर। लाइक फर्स्ट, आई हैव टोल्ड यू पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, और आप इसको डेल्टा टी आर अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू क्यू करोगे तो ये आ जाएगा एम आर माइनस एम सी। तो यहीं पे आपका एम आर इक्वल टू एम सी, ये जो कंडीशन होती है ये आपका ये वाला कंडीशन है जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। सेकंड, आप इसका आगे डेरिवेट करो तो क्या होगा, टी आर, ये आपका पाई है, पाई पाई प्रॉफिट टू का स्क्वायर इक्वल टू स्लोप ऑफ एम सी मस्ट बी मोर देन स्लोप ऑफ एम आर। ये दो कंडीशन हमने कर लिया। तो ये आपकी वही अप्रोच है आपके पास। देखो, हमने क्या पढ़ा, पहला एम आर इक्वल टू एम सी, सेकेंड एम सी कट एम आर फ्रोम बिलो। जो आपका एम सी कट करेगा ना, ये बिलो से कट होना चाहिए। कैसे, ये आपके पास है एम आर, ये हमारे पास है ए आर। तो देखो एम सी ऐसे कट कर सकता है। तो ये जो आपका एम सी कट किया, ये जो कट कर रहा है ये एबोव से कर रहा है। तो कट कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से इधर। तो ये बिलो से कट कर रहा है। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हमारा वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। हाँ, तो अगर हम बात करें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब देखो इस केस में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है वो मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेकेंड है नॉर्मल प्रॉफिट, एंड देन वी हैव लॉस। अब देखो हम यहाँ पे करते हैं इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में। देखो हमारे पास पहला केस क्या हो सकता है, प्रॉफिट का, देन लॉस, देन नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, हम एक ही में ड्रॉ करते हैं सारी डायग्राम। तो वी हैव एम आर, ए आर, एम आर, ए आर,
एमआर ए आर। अब देखो, ये यहां तक पूरा बेसिक है। एम सी, एम सी, एम सी। अब सबसे पहले ये ड्रॉ कर लो। अब जो हमारे पास डिटरमाइन होता है, डिटरमाइन प्रॉफिट, लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट, ये डिपेंड करता है आपका एसी कर्व पे। ठीक है। अब देखो, अगर मैं एसी को यहां से बना रहा हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट का केस। कैसे? देखो, जहां पे एम आर इक्वल टू एम सी होता है, ये पॉइंट आपका ई बनता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास एम आर इक्वल टू एम सी। ठीक है। इस लाइन को आप ड्रॉ करो। ये लाइन किस में टच किया? ये देखो, ये लाइन जो ए आर है, इसी को हम बोलते हैं डिमांड। ठीक है। तो ए आर से ही हमारे पास पी आता है। हमने पीछे किया था पी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू। ए आर इक्वल टू पी आर अपॉन में क्यू। तो आपका पी इंटू क्यू अपॉन में क्यू कैंसल। तो आपके पास क्या बच गया? ए आर इक्वल टू पी। तो देखो, जो यहाँ टच किया, ये तो आपका लेके आएगा, ये हम, सॉरी, ये आपका लेके आएगा ये प्राइस। ये आपको प्राइस जो है। और आपका अगर ये क्या है, देखो, ये आपको प्राइस जो है, यू रिसीव, बट एंड कॉस्ट कितना है इसका? ये कॉस्ट है। इट मीन्स कॉस्ट ऊपर। तो देखो, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट मोर देन प्राइस। तो ये केस कौन सा है? लॉस का। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एम सी यहाँ से बना, ए सी यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो देखो, ये है टच किया, ये यहाँ पे हमें प्राइस रिसीव हुआ, और इसने कोस्ट को यहाँ यहाँ टच किया, ये कोस्ट। तो यहाँ पे क्या है, इस केस के अंदर आप देखोगे प्राइस मोर देन कोस्ट, तो ये केस आपका हो जाएगा प्रॉफिट का। अब अगर ए सी हमारा, ये मान लो, और आपका ए सी ऐसे हो, तो देखो, यही प्राइस है आपका, यही कॉस्ट है। तो व्हेन प्राइस इक्वल टू कॉस्ट, तो ये क्या होगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने तीन केस कर लिए यहाँ पे। ये सारे के सारे शॉर्ट रन के हैं, प्रॉफिट, लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं आपको बता दूं एक बात, जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो आपका प्रॉफिट, लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका लास्ट का जो डायग्राम था एसी, इसे डिटरमाइन होता है। अगर आप एक ही डायग्राम हमारे पास, अगर मैं बताऊं आपको, ये हमारे पास एम आर, देन वी हैव ए आर। अब देखो, एम सी, ये कॉमन है हर किसी केस में। अब अगर प्रॉफिट निकालना हो आपको, तो प्रॉफिट को आपको नीचे से कट करना पड़ेगा, यहाँ से ए, कुछ इस तरीके से, ये प्रॉफिट का हो जाएगा। अगर आपको लॉस निकालना हो, तो लॉस के लिए ये आपका एसी बन जाएगा लॉस का, ये आपका एसी प्रॉफिट का बन जाएगा। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो पहले इसको यहाँ टच करो, फिर आप जो एसी कुछ इस तरीके से ड्रॉ करो, ये आपका एसी आ गया, जहाँ पे कॉस्ट इक्वल टू प्राइस है। तो ये तीन केस हमने कर लिए शॉर्ट रन में।
सो वी हैव डन। मैं इसमें आपको दिखा दूँ डायग्राम में एक बार। ये देखो, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है, जिसमें एवरेज कॉस्ट नीचे, हाँ इसको शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नीचे से हमने ड्रॉ किया है। ये आपका इक्विलिब्रियम है जहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी था। ठीक है, आप इसको यहाँ से ले गए, ये आपका पी है, ये आपका कॉस्ट है। तो कॉस्ट, ये देखो प्राइस, तो प्राइस मोर देन कॉस्ट, सो प्रॉफिट। अब देखो इसमें क्या है, ये आपका पी भी है और सी भी है। तो प्राइस इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। लॉस में क्या होगा, आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऊपर आ जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कंडीशन इन लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो सेम है यहाँ पे। प्रॉफिट, अगर आपका एलएसी नीचे से गया तो प्रॉफिट, absence of सप्लाई ऑफ मोनोपोली। ये आपका मल्टी प्लांट मोनोपोली है। तो ये चैप्टर वी फिनिश। अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ मोनोपोली क्या क्या हो सकती है इसके अंदर। सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, ये देखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हमारे पास एक डायग्राम है। ये डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर दूँ। एक बार ये सीख लो, डेड वेट लॉस क्या कैसे निकलता है। डेड वेट लॉस, ये मोनोपोली में ही आता है। मोनोपोली, एम आर ए आर एम सी, प्राइस, तो जो ये पोर्शन है आपका, ये क्या हो जाएगा, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस जो ना तो प्रोड्यूसर के पास आता है, ना ही कंज्यूमर के पास आता है। ठीक है। अब देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये डायग्राम है, जो इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखो आपके पास, ये पैरेलल में बनाता हूँ, दो डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ दो डायग्राम कौन से हैं, ये आपके पास है, ये देखो, ये आपके पास है प्राइस, ये क्वांटिटी, ये है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के लिए, ध्यान रखना। ठीक है। अगर मैं इसको मर्ज कर दूं, तो देखो इस चीज में क्या क्या सीखने को मिल रहा है। एक तो हमारे पास है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये होता है बिलो डिमांड एबव प्राइस। ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये देखो, ये क्या है, डिमांड, ये प्राइस एंड ये सप्लाई। तो इस डिमांड के जितना भी नीचे है, ये क्या है, ये है आपके पास कंज्यूमर सरप्लस। एंड प्रोड्यूसर सरप्लस होता है हमारे पास बिलो प्राइस एबव सप्लाई।
इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। ये देखो ये क्या है, इसके ऊपर जो भी जाओगे आप, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखो ये हुआ कैसे, और हम ये बोल सकते हैं कि ये आ कैसे रहा है। तो आप इसमें सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल देखो, अगर मैं बात करूं डिमांड की, तो ये डिमांड का डायग्राम हमारे पास, ये प्राइस लाइन है, ठीक है। अब ये देखो आप, इस पॉइंट पे कोई कंज्यूमर इतनी प्राइस दे करके इतनी क्वांटिटी के लिए तैयार है। अगर हम बात करें, इतनी क्वांटिटी को कब लेगा, जब आप इतनी प्राइस पे दोगे तो वो इतनी डिमांड करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कंज्यूमर इतना प्राइस पे करके इतनी क्वांटिटी लेना चाह रहा है, बट उसको मिल कितना रहा है, इतनी, इस जगह पे इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी मिलना चाहिए। लेकिन आप देखो इस जगह पे क्या है, इतना लेने के लिए वो इतना दे रहा है, लेकिन आपको इतने प्राइस पे ही ये और मिल गया, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। सेम प्रोड्यूसर के लिए अगर मैं बनाऊं, तो प्रोड्यूसर के लिए ये है प्राइस लाइन, ये सप्लाई। अब देखो इतनी प्राइस पे वो इतना सप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इतनी प्राइस पे इतनी सप्लाई। अब आप इसमें कह सकते हो कि आप सप्लाई इतना कर रहे हो लेकिन प्राइस आपको इतना मिल रहा है, तो क्या है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो इस डायग्राम में हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, ये देखो, इसमें जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये तीन चीजें हैं इसमें। ये प्राइस है, प्राइस फॉर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके लिए अगर आपको कंज्यूमर सर्विस निकालना हो तो क्या होगा, इसके पूरा ऊपर का हिस्सा, ए, इस लाइन से पूरा ऊपर का हिस्सा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ये आप यहाँ देख लो, इसमें क्लियर हो जाएगा। ये देखो इस लाइन से ऊपर का हिस्सा, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर का पूरा हिस्सा, ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या क्या होगा हमारे पास, देखो ABCDE, ABCDE, ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस है। ए, देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखोगे ABCDE कंज्यूमर सरप्लस। अब हम बात करें प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकलेगा, ये आपके पास MR है, ये MC है, यहाँ पे टच हुआ, ये आपका MR इक्वल टू MC हो गया, जिससे प्राइस निकल के आएगा। प्राइस कहाँ से निकल के आएगा, इसको आप ऊपर लेके जा रहे हो, ये आपका प्राइस निकल के आया। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, बिलो डिमांड। ये डिमांड है आपका, इसको हम बोलते हैं डिमांड करो, ठीक है। बिलो डिमांड एबव प्राइस, तो A एंड B क्या होगा यहाँ पे, कंज्यूमर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस इसमें कैसे निकलेगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, बिलो प्राइस, प्राइस के बिलो क्या है, FGH, ये हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए, FGH प्रोड्यूसर सरप्लस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। और आपका मोनोपोली में देखोगे, मोनोपोली में क्या होगा, यहाँ तक है ये, ठीक है। CDE, मोनोपोली ना, CDE FGH, तो यहाँ तक आएगा ये CDE ये आपका आएगा, यहाँ तक है ना, CDFG, ये आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस में ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, CDFG। अब देखो हमें यहाँ पे नेट चेंज निकालना है। नेट चेंज कैसे निकलेगा आपका, जो हमारे में बाद में आया, मोनोपोली में से आप माइनस कर दो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। तो देखो पहले वाले में आप A B में से माइनस करोगे, ये ऐसे आएगा AB A माइनस B माइनस C माइनस D माइनस E। तो बचा क्या, AB से AB कैंसल, -C -D -E, ठीक है। अब आप इसमें निकालो CDFG में से माइनस कर रहे हो आप F -G -H, F से F कैंसल, G से G कैंसल, C+D -H, ये हो गया। और नेट चेंज कितना है आपके पास, नेट चेंज यहाँ से माइनस होगा आपका -C -D -E, ठीक है, -CD, उसके बाद क्या है CDH। आप करो तो वापस लास्ट में क्या बचेगा, -H और माइनस का E, जो कि डेड वेट लॉस है। देखो ये आपका H, ये आपका E, ये क्या है, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस जो है आपका मोनोपोली में ही मिलेगा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं मिलेगा। सो
let's we are doing a example of dead weight loss. एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम करते हैं डेड वेट लॉस के लिए. सपोज करो हमारे पास P है 24 माइनस Q एंड MC हमारे पास है 2Q. अब मैं बात करूं परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे मोनोपोली का. देखो परफेक्ट में हमें पता है कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की. ये होता है आपके पास P इक्वल टू MC. ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम निकालने की. तो P क्या है 24 माइनस Q इक्वल टू MC कितना है 2Q. तो सोल्व करेंगे इसको हम. 24 इक्वल टू 2Q प्लस का Q. 24 इक्वल टू 3Q और Q इक्वल टू 24 अपॉन में 3. सो वी विल गेट Q इक्वल टू 3. तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गया 3. सॉरी क्वांटिटी 8 आ जाएगा. तो we get quantity 8. now we have to put value of Q in equation first, जो कि क्या है प्राइस. आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो. P इक्वल टू क्या 24 माइनस Q इक्वल टू 24 माइनस Q की वैल्यू कितनी है 8. सो वी विल गेट 24 माइनस 8 16. सो हमारे पास P 16 हो गया और Q 8 हो गया. ठीक है, अब हम देखते हैं मोनोपोली में. अब मोनोपोली में कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की. MR इक्वल टू MC. सो MR कैसे निकलता है. हम पहले निकालेंगे TR. TR क्या होता है P इंटू Q. सो P कितना हमारे पास 24 माइनस Q. Q से मल्टीप्लाई कर दो इसको. 24Q माइनस Q स्क्वायर. ठीक है, अब हमारे पास MR निकालना है. MR कैसे निकलेगा विद रिस्पेक्ट और TR विद रिस्पेक्ट टू Q. सो 24 माइनस 2Q. सो हमारे पास MR आ गया एंड MC कर दो. MR इक्वल टू MC निकाल लो. MR हमारे पास कितना आया 24 माइनस 2Q इक्वल टू MC कितना है 2Q. सो 24 इक्वल टू 2Q प्लस 2Q. तो क्या बच गया हमारे पास 4Q इक्वल टू 24. सो Q इक्वल टू 6. Q इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया. अब देखो Q की वैल्यू आप P में पुट कर दो. P हमारे पास कितना है 24 माइनस Q. तो 24 माइनस Q की वैल्यू कितनी है 6. सो व्हाट वी विल गेट P इक्वल टू 18. P कितना आ गया 18. तो अब देखो अब हम यहाँ पे डेड वेट लॉस देखते हैं कैसे निकला डेड वेट लॉस. हमारे पास अगर हम बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, इसमें हमारे पास आया था P इक्वल टू 16 Q इक्वल टू 8. और मोनोपोली में अगर हमने देखा था हमारे पास P इक्वल टू 18 Q इक्वल टू 6. ये हमारे पास था. एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका. MR AR. ठीक है, अब आप एक ये ले लो P जो कि परफेक्ट देखो. अब देखो हमारे पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन में कंडीशन क्या थी P इक्वल टू MC. ठीक है, एक मिनट इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ. AR अभी हमारे पास है MC. अगर हम बात करें परफेक्ट कॉम्बिनेशन में तो क्या था. परफेक्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास था कंडीशन में इसकी. मैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें बनाऊँ. देखो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या था कंडीशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन में. ये आप सपोज करो ये आपकी P की लाइन है. ये P की लाइन है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में. तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास
MC कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, P इक्वल टू MC। तो देखो P और MC यहाँ टच हुआ, तो ये आपका प्राइस हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए। और मोनोपोली के लिए क्या है हमारे पास, मोनोपोली के लिए हमारे पास है MR इक्वल टू MC। मोनोपोली के कंडीशन है MR इक्वल टू MC। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो है यहाँ पे E बनेगा जो कि MR इक्वल टू MC होगा। तो आप इसको यहाँ से यहाँ ले आओ। तो देखो ये प्राइस हो गया आपके लिए PM, और आपके लिए P परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए PP हो गया परफेक्ट कॉम्बिनेशन का प्राइस। अब देखो क्वांटिटी कितनी मिल रही है आपके पास, अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की, परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जो क्वांटिटी मिलेगी आपको इतनी मिलेगी, ये क्वांटिटी मिलेगी आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। और मोनोपोली में जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो इतनी मिलेगी, QM3। अब देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं, जब हमने P इक्वल टू MC किया, तो हमारे पास ये क्या है P और ये MC। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं E, किसका E है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी कितनी मिल रही थी, हमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्वांटिटी मिल रही थी 18। तो ये 18 क्वांटिटी हो गई परफेक्ट कॉम्बिनेशन की। और प्राइस यहाँ पे कितनी है, यहाँ प्राइस है हमारे पास 16। और हमारे पास MC कॉस्ट कितनी है हमारे पास, एक बार हम कोस्ट और निकाल लें। हमें पता है वी नो MC इक्वल टू हमारे पास था 2Q। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि डेड वेट लॉस जो आता है वो मोनोपोली में ही आता है। तो 2 इंटू Q कितना है 6, 12 हो गया आपके पास। ये कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक में 12। ठीक है, एंड देन हम बात करें जो प्राइस, मोनोपोली की प्राइस कितनी है, मोनोपोली में प्राइस है 18, क्वांटिटी है 6। तो देखो आप मोनोपोली में, इन मोनोपोली मार्केट यू आर चार्जिंग प्राइस ₹18 एंड प्रोवाइडेड क्वांटिटी कितना दे रहे हो 6। तो यहाँ पे आप प्राइस ज़्यादा चार्ज करके कम क्वांटिटी दे रहे हो। ठीक है, इसमें आप कम प्राइस करके ज़्यादा क्वांटिटी दे रहे हो। तो इसमें जो पोर्शन बचा, ये वाला जो पोर्शन बच रहा है, इसको हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस जो ना तो कंज्यूमर के पास जाता है, न- हाँ कंज्यूमर के फेवर में जा रहा है, ना प्रोड्यूसर के फेवर में जा रहा है। सो वी हैव डन दिस कंपेरिजन, आप कर लेना, तो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सिंपल आप इसमें एक ये याद करना, MUQG। M डिनोट करता है मोनोपोली को, एंड U जो है आपका यूनिट, Q आपका क्वांटिटी, और आपका G जो है ग्रुप। तो यूनिट जो है ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, सेकंड डिग्री पे आपका क्वांटिटी है,
थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन पे हमारे पास ग्रुप है। अब देखो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, द मोनोपोली चार्ज ईच कंज्यूमर मैक्सिमम प्राइस। यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस चार्ज होते हैं जो कि विलिंगनेस टू गिव, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। टेकिंग अवे द ऑल कंज्यूमर सरप्लस एंड कंज्यूमर और कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये क्या होता है, देखो जितने भी कंज्यूमर सरप्लस है वो सबके सब प्रोड्यूसर के पास आ जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आप देख रहे हो जितना जितना ये पूरा का पूरा पोर्शन प्रोड्यूसर के पास आ गया। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, आप रोज परफेक्ट इसमें आप देखोगे डिफरेंट प्राइस फ्रॉम ईच कंज्यूमर डिपेंडिंग हाउ ही इज विलिंग टू पे, दैट इज ऑल्टरनेटिव दैट इज टू चार्ज अ फ्यू डिफरेंट प्राइस बेस्ड रिजर्वेशन प्राइस डिफरेंट ग्रुप, सो have a certain different consumer which is monopoly can still identify। यहाँ पे बेसिकली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कितना पे कर सकता है, एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे। ये आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। सेकंड डिग्री में क्या होता है, मैंने आपको वो बताया था, MUQG। पहला तो हो गया यूनिट के बिहाफ पे हम चार्ज करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी के बिहाफ पे चार्ज किया जाएगा, ये रहा। दूसरे में क्या है, क्वांटिटी के बिहाफ पे चार्ज किया जाएगा। अब देखो इसके अंदर कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी बीइंग परचेज, दस मोर आर द यूनिट परचेज लेसर द प्राइस। ये आपने केस देखा होगा कि अगर आप सपोज करो कोई पीस आइटम लेते हो, अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है कि 1 पीस 10 रुपीज में 1 पीस दे रहा है आपको, ठीक है, तो आप कहोगे कि मुझे 2 पीस चाहिए, तो क्या कहेगा 15 दे दो। मतलब इसमें जितना ज्यादा क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे उतनी आपकी प्राइस कम होते जाएगी। इसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, ये ग्रुप के बिहाफ पे चार्ज होता है। जैसे मैं आपको एक केस दूं, T8 TPDDL, इनमें क्या है, इन्होंने ग्रुप के बिहाफ पे चार्ज करते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी किसी डोमेस्टिक के पास जाएगी, यही इलेक्ट्रिसिटी अगर कमर्शियल शॉप पे आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी अगर फैक्ट्री में आ रही है, तो जो इनके जो प्राइस चार्ज करने का वे है वो क्या है, डिफरेंट है। या सिंपल आप दे सकते हो कि अगर हम हाउस होल्ड में अप टू 200 यूनिट, अप टू 200 यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नील, इट मीन्स फ्री। टोटली फ्री। अगर हम बात करते हैं फिर फ्रॉम 200 to 400 यूनिट, ये क्या है, यहाँ पे आपको हाफ पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल हैव टू पे ऑल द अमाउंट इफ यू क्रॉस 400+ यूनिट्स, ठीक है। तो ग्रुप के यहाँ पे इन्होंने डिफरेंशिएट कर लिया है। या फिर आप रेलवे में देख लो, अगर आप रेलवे में जाते हो तो उसने क्या कर रखा है, फेयर आपका जनरल टिकट, ठीक है, फिर आपका टू सीटर, ठीक है, देन आपका स्लीपर आता है, थर्ड AC, 2 AC, और आपके पास फिर आता है फर्स्ट AC, और आजकल 3 इकोनॉमी भी आ रहा है। तो ये देखो आप ट्रेन तो एक ही है ना, उस ट्रेन में आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो ये हमारे पास हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पीक लोडिंग प्राइस क्या होता है, पीक लोडिंग प्राइस आपको बता दूं मैं, ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन वेयर डिफरेंट प्राइस आर चार्ज।
यहाँ पे डिफरेंट प्राइस चार्ज होता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, कि टाइम के बिहाफ पे चार्ज किया जाता है। पीक लोडिंग प्राइस ऑफ, इसमें क्या होता है मेन, एक तो पीक पीरियड, एक ऑफ पीरियड। और हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी, या मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मेट्रो का। और आप बात करो डीएमआरसी की, जो आप मेट्रो में जाते हो, उसमें क्या है, जो फेयर है, मैं बात करूँ जिनके पास कार्ड है, मेट्रो कार्ड, मेट्रो कार्ड जिनके पास है, उनके पास क्या ऑफर है, कि अगर वो मॉर्निंग में 5 to 8 AM, उसके बाद है इनके पास 12 to 5 PM, फिर है इनके पास 9 to 12 PM। अगर आप इन टाइम में ट्रेवलिंग करते हो, यू विल गेट डिस्काउंट 20%। ठीक है, क्योंकि क्या है, उनको पता है कि जो इस टाइम में, ये क्या है, ये आपका पीक ऑफ ड्यूरेशन है, क्योंकि मॉर्निंग में 5 से 8 ना तो कोई ड्यूटी है, ना कोई ऑफिस है, ना कुछ है। इसलिए क्या है, यहाँ पे ये करते हैं। 12 to 5 भी कोई आपको नहीं मिलेगा, जो पैसेंजर है वो कम मिलेंगे। 9 to 12, हाँ, इवनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है, 20% डिस्काउंट है। अगर आप 9 से 12 आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, देन यू विल गेट रिबेट ओनली 10%। ठीक है, इनके पास एक और ऑफर है। अगर आप देखो, अगर आप संडे को ट्रेवलिंग करते हो, इफ यू आर ट्रेवलिंग संडे, यू विल गेट 10 रुपीज फ्लैट, यू विल गेट डिस्काउंट एट रुपीज 10। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 10 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू ट्रेवलिंग ऑन संडे। तो ये पीक लोड और पीक ऑफ यही है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पीक लोड होगा, पीक पीरियड में आपका प्राइस ज्यादा चार्ज होगा, और पीक ऑफ में प्राइस कम चार्ज होगा। ठीक है, ये उसी का डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो आपका है, ये आपका है पीक, जहाँ पे पीक पीरियड है, ये आपका पीक ऑफ पीरियड की प्राइस चार्ज की जा रही है। ठीक है, इससे आप नंबर ऑफ कंज्यूमर को बढ़ा करके आप वो कर सकते हो, आप डिस्करेज कर सकते हो कि जो कंज्यूमर पीक पीरियड में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, वो आके जो आपका पीक पीरियड, जो आपका पीक ऑफ पीरियड है, वहां पे ट्रेवलिंग कर सके। सेम है आपके पास ये डायग्राम। और मैं बताऊं, ये आपका है पीक पीरियड का, ये आपका ऑफ का। ऑफ में हम चार्ज कम करते हैं, और इन दोनों को आप करके क्या करोगे, एक आप एवरेज प्राइस निकाल लोगे। ये क्या आ गया, एवरेज प्राइस, मतलब आपने इनको डिमोटिवेट करके नीचे किया, इनको मोटिवेट करके ऊपर किया, तो ये बीच की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखो, इसमें पीरियड प्राइसिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू ब्रिंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द डिमांड इन पीक पीरियड। ये क्या होता है, ये एफिशिएंसी के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो एफिशिएंसी, सपोज करो ये क्या है, P1 इन पीक पीरियड एंड P2 पीक ऑफ। तो देखो, दो है हमारे पास, P1 एंड P2। ये P1 क्या है, पीक पीरियड, एंड P2 पीक ऑफ, विद द यूनिफॉर्म प्राइस PR, यूनिफॉर्म प्राइस जबकि PR है। आप प्राइसिंग इज एफिशिएंट इफ इट ट्रांसफर डिमांड फ्रॉम पीक पीरियड टू पीक ऑफ। अब क्या है, यहाँ से डिमांड ट्रांसफर करते हैं हम, कहाँ से, पीक पीरियड से पीक ऑफ में। एंड तो आपकी क्वांटिटी ये उठ के यहाँ आ जाएगी, ये उठ के यहाँ आ जाएगी, तो कुल मिला के आप बीच में रहोगे। देन आपका इसमें भी कुछ खास नहीं था, वी हैव डन दिस। तो इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। 10 minutes फॉर योर डाउट्स।
If you have any doubts, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। Now we are going to solve a numerical question, which is important for the point of view examination. तो ये न्यूमेरिकल है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टाइप के काफी 5-7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सपोज we have inverse demand P equal to 20 minus 0.4 Q, C equal to 5 Q। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें फर्स्ट इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड राइज। सेकेंड, if cost increase and new cost
क्या सी इक्वल टू 5Q+10। थर्ड, if decrease in demand, एंड डिमांड कितनी डिक्रीज होगी हमारे पास, ये हो गया इनवर्ट डिमांड का पी इक्वल टू 15 माइनस 0.4Q0.4Q, ये न्यू हो गई। तो हमें तीनों फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सो वी सोल्व। अब देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। हमने क्या रखा था, हम केस फर्स्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या था, पी इक्वल टू था हमारे पास 20 माइनस 0.4Q, सी इक्वल टू था हमारे पास 5Q। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बातें हैं, हमें इनवर्स डिमांड यहाँ गिवन है, ठीक है। तो हमें इनिशियल लेवल में स्टार्टिंग में पी को रखना है, जैसे ये है, हमें पी को ही कंसिडर करना है। अगर कई बार क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में क्यू गिवन होता है। इफ वी हैव गिवन क्यू, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये डिमांड हो गया ये। तो हमें इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, इन्वर्स, एंड हमें इसको पी के फॉर्म में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका पी के फॉर्म में गिवन है। कई बार आपको मान लो ये गिवन हो ऐसे, ए क्यू इक्वल टू 20 माइनस 0.4 पी। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट, हमें स्टार्टिंग में पी से लेके आना है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या था, पी इक्वल टू 20 माइनस 0.4Q, सी इक्वल टू 5Q। अब देखो, वी नो दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होता है, MR इक्वल टू MC। तो पहले हमें MR निकालते हैं फर्स्ट। तो कैलकुलेट MR कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका MR TR से। तो TR इक्वल टू क्या करोगे, TR इक्वल टू होता है आपके पास P इंटू Q। तो P कितना गिवन है, 20 माइनस 0.4Q, ये आपके पास हो गया P। अब यार Q लिख लो आप यहाँ पे, इसको मतलब 20Q माइनस 0.4Q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करो उसको, तो ये हो जाएगा, ये आपका आ गया TR। अब MR के लिए क्या होता है, TR को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q। तो ये होगा 20 माइनस, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 0.4Q। तो आप इसको सोल्व करने के लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे देखोगे 10, ये आपका हो जाएगा 0.8। तो ये आ गया 20 माइनस 0.8। तो ये हो गया MR। अब MC निकाल लो आप।
एम सी हमारे पास टी सी गिवन, वी हैव गिवन टी सी इक्वल टू 5 क्यू। एम सी क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ टी सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो आपका ये हो जाएगा 5। तो दोनों को इक्वेट कर दो, एम आर इक्वल टू एम सी, ये कंडीशन थी। एम आर हमारा 20 माइनस 0.8 क्यू इक्वल टू 5। तो आप माइनस 0.8 क्यू इक्वल टू 5 माइनस 20, तो ये आ गया माइनस 0.8 क्यू इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसल, क्यू इक्वल टू 15 अपॉन में 0.8। ये आपके पास एक क्यू आ गया। इसको आप अगर सोल्व करते हो फर्दर, क्यू इक्वल टू 15 अपॉन में 0.8 है, इसको लेके ऊपर चले जाओ। तो आप डिवाइड करोगे 8, ये हमारा आएगा 50 में 0.8। ये आपका आ गया 18.75 क्यू इक्वल टू। अगर हम प्राइस निकालना हो तो प्राइस कैसे निकलेगा, इसमें क्यू की वैल्यू पुट कर दो। तो हम पी में क्यू की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, पी इक्वल टू हमारे पास है 20 माइनस 0.4 इंटू 18.75। इसको हम सोल्व करें तो ये आएगा 20 माइनस 0.4 इंटू 18.75, 75 आ गए, 7.5 आ गए। तो आपके पास 20 माइनस 7.5, 20 माइनस 7.5, ये 12.5, पी इक्वल टू 12.5। तो ये पी आ गया, ये क्यू आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है, इसी में हम नेक्स्ट केस देखते हैं हम। देखो हमने नेक्स्ट केस हमने क्या लिया था, अगर सी इंक्रीज हो जाए हमारे पास 8 क्यू प्लस 10, तो आप इसको भी निकाल सकते हो सिंपल। आपके पास पी है 20 माइनस 0.4 क्यू, आपका न्यू न्यू सी ये हो गया आपके पास। तो आप सिंपल जैसे पहले किया था आपने, उस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हो सेम तरीके से। आपको भी कंडीशन ही लगानी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, एम आर इक्वल टू एम सी। तो यहाँ से आप पहले टी आर निकालोगे, ठीक है, जो कि पी इंटू क्यू होगा। फिर आप एम आर निकालोगे, जो कि टी आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू होगा। देन आप एम आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देन आप निकालोगे एम सी। एम सी निकालने के लिए यू हैव गिवन टी सी, तो आप डेरिवेट कर दो टी सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, आपके पास एम सी आ जाएगा। आप एम आर इक्वल टू एम सी को इक्वेट करोगे, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू को पुट करना है हमें किसमें, पी में। तो हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें स्टेप फॉलो करने हैं। एक आप ये भी अलग एक आप स्टेप और फॉलो कर सकते हो, सिंपल। वी नो दैट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपके पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आप इसके फॉर्म में निकाल सकते हो। पाई को हम बोलते हैं प्रॉफिट, टी आर माइनस टी सी। ठीक है, हाँ, तो आप इसको डेल्टा टी आर अपॉन क्यू, तो ये आएगा आपके पास एम आर माइनस एम सी। इससे पहले आप ये भी कर सकते हो, टी आर आपके साथ है
ये आ गया। तो आपको पता है पाई इक्वल टू टी आर कैसे निकलता है, पी इंटू क्यू माइनस टी सी। ठीक है, तो आप इसको भी डेरिवेट कर सकते हो पाई विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो भी आपका जो ये आएगा आपका प्रॉफिट कंडीशन हो जाएगी इससे। तो ये हमारे पास दो तरीके थे करने के, जिसको आप इजीली करके कर सकते हो। तो ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप कुछ न्यूमेरिकल करके ही जाना आराम से। So we have done this chapter. Now we are moving towards lesson number third, general equilibrium. देखो, we have here partial and general economics, general equilibrium. देखो, पार्शियल जो इक्विलिब्रियम है वो आपका अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। पार्शियल इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। We talk about, देखो, in the law of demand supply microeconomics said that there is inverse relationship between price and quantity demanded and direct relationship between price and quantity supplied. ये क्या है, ये हमारे पास हमने assumption माना था ceteris paribus that assume that the other things constant, other things हम constant करते थे, other things constant। तो क्या होता था, केवल प्राइस को हम चेंज करते थे। तो हमने क्या किया, अगर हम बात करें डिमांड फंक्शन का, ये क्या था, फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई और बहुत सारे थे। हमने इन फैक्टर को क्या किया, कांस्टेंट। अब हम केवल चेंज किसको कर रहे हैं, ओनली प्राइस, चेंज इन ओनली प्राइस। ठीक है, इसके बाद जो आपका डिमांड में चेंज होगा, इसी को हम बोलते थे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ आपके पास यही है कि जो ये चीजें हमने पढ़ा, ये हमने क्या किया, पार्शियल इक्विलिब्रियम निकाला। अगर हम ऑल इफेक्ट को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जनरल इक्विलिब्रियम। तो इसमें तीन कंडीशन जनरल इक्विलिब्रियम की ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स सर्विस, कंजम्पशन, प्रोडक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एलोकेशन एंड टुगेदर, जिसमें हम कंजम्पशन को भी लेते हैं और प्रोडक्शन को भी लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है जनरल इक्विलिब्रियम की मॉडल की assumption है 2 into 2 into 2 मॉडल। एज्यूम देयर आर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास टू है, एंड हमारे पास क्या क्या है, लैंड एंड लेबर, एंड टू कोमोडिटीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टू कंज्यूमर, मतलब टू कोमोडिटी, टू कंज्यूमर, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज और कंजम्पशन, इसमें देखो हम क्या करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने टू कंज्यूमर लिया, ए एंड बी। हम यहाँ पे ले रहे हैं ए को, यहाँ पे ले रहे हैं बी को। ये जो आपका बन रहा है, आपने आईसी बनाया होगा, ये मान लो आईसी ए है, ये है आपका ए के लिए, और ये आपका बी के लिए है। इसको आप उठा के इस पे पलट दो, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ आपका ए था, ये वाला ए जो है, ये वाला जो
ओ ए था, ये यहाँ हो जाएगा ओ बी ओ ए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में बन जाएगा, ये देखो ओ ए, ये आप यहाँ लेके आओगे। ठीक है, ये आपका यहाँ बन जाएगा। इसमें कंडीशन होती है एम आर एस एक्स वाई। और हम बात करें कंडीशन की तो क्या होता है इसमें, एम आर एस एक्स वाई ऑफ ए इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई ऑफ बी। ये आपके लिए कंजम्पशन की होती है। कंजम्पशन आपका ऐसे ही निकलता है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहाँ निकलता है, ध्यान रखना कंजम्पशन में ऐसे निकालोगे। हम यहाँ पे यूटिलिटी देखते हैं, सेटिस्फेक्शन देखते हैं, कंज्यूमर के लिए रिड्यूसिंग सेटिस्फेक्शन। हम बात करते हैं जनरल इक्विपमेंट इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम कहाँ निकालते हैं, प्रोडक्शन में निकालते हैं पीपीसी में। तो पीपीसी में आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं डायग्राम। ये आपका पीपीसी था जो कि टू गुड्स को प्रोड्यूस करता है, टू गुड्स, वन गुड्स यहाँ, वन गुड्स यहाँ, दो गुड्स। तो इसमें जो हमारे पास कंडीशन आती है, इसमें आती है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैपिटल एंड लेबर ऑफ बी। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन। ठीक है, एंड थर्ड हो गया हमारे पास प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज दोनों। तो इसमें जो कंडीशन होती है जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है। ये क्या है, MRT माइनस रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड वाई इक्वल टू MRS एक्स वाई ए इक्वल टू MRS एक्स वाई बी। ये आपके पास मिक्स की है। इस, इसको हम बोलते हैं रॉबिन्सन क्रूजो इकोनॉमी। ये आपके पास आ गया, ये आपका फोन पे रहेगा। यही आपका पैरेटो ऑप्टिमलिटी इन एक्सचेंज, एक्सचेंज आपका कंजम्पशन के लिए है, और आपका प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के लिए है, एंड मिक्स में दोनों को हम काउंट करते हैं। रॉबिन्सन क्रूजो भी सिंपल इकोनॉमी है, ये भी आप कर सकते हो, शॉर्ट नोट के चांस हैं एग्जाम में आने के। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, देखो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी में पहला पॉइंट है आपके पास, अगर हम बात करें चेंज इन इकोनॉमी स्टेट इज टर्म पैरेटो ऑप्टिमल और एफिशिएंट इफ मेकिंग वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ। अगर हम किसी, देखो सिंपल क्या कहता है, अगर हम इफ मेकिंग वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ रिक्वायर्ड मेकिंग अनदर इंडिविजुअल वर्स ऑफ। सिंपल क्या है, ए है, अगर आपने ए को बेटर कर दिया बी को बिना किसी नुकसान के, तो ये क्या होगा, पैरेटो इम्प्रूवमेंट। A change in economic state in a consider a Pareto improvement if it make at least individual better off without making anyone worse off। मतलब एक को बेटर ऑफ आपने कर दिया विदाउट हम्परिंग या विदाउट मेकिंग वर्स ऑफ एनी अदर को, तो ये क्या होगा, पैरेटो इम्प्रूवमेंट। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आपके पास क्या डेफिनेशन, देखो वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी कंसर्न विद असेसिंग द एनहेंसिंग द ओवरऑल वेल बीइंग सोसाइटी एज अ होल। बेसिकली इसमें सोसाइटी की हम बात करते हैं, इसका भी आपका कनेक्शन है इससे। पैरेटो इम्प्रूवमेंट मैंने आपको बता दिया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स डन कर लिया। अब देखो इसमें एजम्पशन क्या क्या है, इसमें एक तो है इंडिविजुअल प्रेफरेंस की एजम्पशन है, एवरीवन लाइक डिफरेंट थिंग्स। जरूरी नहीं कि हर कोई पर्सन सेम थिंग्स लाइक करेगा। सो इट लुक लाइक डिफरेंट थिंग्स एंड दे ईच हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टफ। प्रोड्यूसर में क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रोड्यूसर ट्राई टू यूज रिसोर्स इन स्मार्टर वे। प्रोड्यूसर जो है दे ट्राई टू कॉस्ट मिनिमाइज। एंड कंज्यूमर व्हाट, कंज्यूमर व्हाट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, यूनिवर्सल परचे एवरीवन बाय एटलीस्ट वन बिट ऑफ एवरीथिंग।
ये हमने वो मांगा एग्जाम्पल। परफेक्टली डिविजिबल गुड्स, वी कैन हैव अ मच और लिटिल ऑफ प्रोडक्ट एज वी वांट। इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन को ध्यान रखा गया है। फैक्टर आपके क्या है, इजिली मूव कर सकते हैं। अब देखो सेम आपका यही है, एफिशिएंसी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की एफिशिएंसी कब आएगी, ऑप्टिमाइजिंग एलोकेशन ऑफ गुड्स अमंग कंज्यूमर, इंक्रीज एफिशिएंसी इन एक्सचेंज प्रोसेस। तो फर्स्ट कंडीशन अबाउट टू मेकिंग श्योर दैट गुड्स आर शेयर अमंग पीपल इन सोसाइटी द बेस्ट वे पॉसिबल। जो भी बेस्ट वे पॉसिबल होगा उसे इट से दैट द रेट एट विच समवन इज विलिंग टू गिव अप one thinks of another is called marginal rate of substitution should be the same everyone who is the that things। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एम आर एस एक्स वाई ए इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई बी। ये आपका कंडीशन है एफिशिएंसी ऑफ। तो हमने डन किया, देन वी हैव एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इसमें कंडीशन वही आ जाएगी आपके पास, एम आर टी एस कैपिटल एंड लेबर ऑफ ए इक्वल टू एम आर टी एस कैपिटल लेबर ऑफ बी। ये क्या होगा, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में आप कैसे निकालते थे हम, कुछ इस तरीके से। ये जो स्लोप है ना, ये कैसे निकलता था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। दोनों को हम मिक्स करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। ये देखो, ये हमारे पास है आईसी फॉर कंज्यूमर, जिसका स्लोप क्या होता है, एसी का स्लोप होता है एम आर एस एक्स वाई। और जो ये हमारे पास है पीपीसी, ये होता है प्रोड्यूसर के लिए, इसका स्लोप होता है हमारे पास एम आर टी एस लेबर एंड कैपिटल। जहाँ पे दोनों टच करेंगे इस जगह पे एफिशिएंसी कंज्यूमर इक्वल टू प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसको हम सिंपल पॉइंट देते हैं एम आर टी एक्स वाई इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई ऑफ ए। मतलब ये कुल मिला के कंडीशन जो है आपकी ये हो जाएगी।
एक्स वाई हमारे एक्स वाई सिंपल हम बोलते हैं, हम देखते हैं इसमें हमारा assumption क्या है वेलफेयर थ्योरम में। द वेलफेयर थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमैलिटी थ्योरम। इसको हम ऑप्टिमैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन जनरल इकोनॉमिक्स, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इट establishes a link between competitive market and Pareto efficiency। इसको लिंक किया गया है किसके किसके बीच में, competitive market and Pareto efficiency। अब इसमें हमारे पास assumptions है। क्या पहली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, द मार्केट इज परफेक्टली competitive, मीनिंग देयर आर मेनी बायर एंड सेलर, नो सिंगल एंटिटी हैज टू पावर इन्फ्लुएंस द प्राइस। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है और लार्ज बायर एंड लार्ज सेलर। कम्पिटिटिव मार्केट है यहाँ पे, नो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब क्या है, कोई बाहर का फोर्स नहीं है, नो फोर्स आउट, हर चीज बढ़िया चल रही है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ऑल हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस प्रेफरेंस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट ऑफ वेलफेयर थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखो, इन अ कंपटीटिव इक्विलिब्रियम प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर ईच गुड एंड सर्विस। ईच इंडिविजुअल क्या होगा इसमें, मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। इंडिविजुअल जो है क्या करते हैं, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं और उससे उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। और इंडिविजुअल करेंगे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज एंड प्रोड्यूसर ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। पैरेटो एफिशिएंसी क्या होता है, पैरेटो एफिशिएंसी occur when no individual can be better off। जब कोई भी इंडिविजुअल बेटर ऑफ नहीं होगा विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। इन द कंटेक्स्ट द फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम द कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पैरेटो एफिशिएंट। जो पहली हमारे पास थ्योरम में क्या है, जो कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है वो अपने आप में पैरेटो एफिशिएंट है, बिकॉज रिसोर्स आर एलोकेटेड इन अ वे दैट मैक्सिमाइज द सम ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी। जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे आपने ये डायग्राम देखा होगा, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, यहाँ पे ना ही कोई एक्सेस है ना ही कोई शॉर्टेज है। तो ये हमारा फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्राइस मैकेनिज्म। कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, प्राइस जो होती है वो कंज्यूमर मेक चूज बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू देयर कंज्यूमर डिमांड। तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाता है यहाँ पे। नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या हो, कोई इम्प्रूवमेंट की रूल नहीं है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्रूवमेंट मीन्स आप इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे, अगर आपके पास ये कंडीशन है इसके बाद तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की चांस ही नहीं है। द फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम हाईलाइट द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी मार्केट इन रिसोर्स एलोकेशन। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, रिसोर्स एलोकेशन में ये आता है, इट सजेस्ट दैट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन देयर इज नो नीड फॉर एक्सटर्नल इंटरवेंशन। इट मीन्स अगर आपका मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, हर एक चीज हर किसी के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्राइस भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है और एवरीथिंग इज ऑन ओके, देन नीड नोट टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, रेगुलेट टू अचीव सोशली ऑप्टिमम एलोकेशन। However, it is important note that assumptions required for the first welfare theorem hold are strong and may not always reflect real world। जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, ये ऐसा नहीं है कि हर एक मार्केट में आपका डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो या हर किसी का परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो या लार्ज नंबर ऑफ बायर हो। तो इट इज इम्प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ, आपको ऐसी मार्केट देखने को हार्डली मिलेगी। ऑल कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पैरेटो ऑप्टिमल। जितने भी कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है वो क्या है, पैरेटो ऑप्टिमल। सेकेंड वेलफेयर थ्योरम, सेकेंड वेलफेयर थ्योरम क्या है, स्टैंड्स एज अ पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंड द इनसाइट ऑफ फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम। उसी को एक्सटेंड किया गया। व्हाइल द फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम एस्टैब्लिश द ऑप्टिमैलिटी ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम। मेन फोकस कहाँ है इसका, ऑप्टिमैलिटी कम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम। द सेकेंड वेलफेयर थ्योरम डेवलप द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग दीज ऑप्टिमल आउटकम। यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। दिस टॉपिक, एजम्पशन क्या है इसके अंदर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं हम, नो सिंगल एंटिटी
complete market, no externalities, perfect information, and the essence of second welfare. Basic trend देखो. If a given outcome is Pareto efficient, it can be achieved through a competitive equilibrium with suitable initial endowment. अगर आउटकम Pareto efficient है तो ये क्या होगा? It can be achieved through a competitive equilibrium. Pareto efficiency and competitive equilibrium क्या होगा? Pareto efficiency, अब इसका लिंक टू competitive equilibrium सेम आपका Pareto efficient allocation can be reached through a competitive equilibrium. इसके इम्प्लीकेशन क्या है? ये रियल वर्ल्ड कंसीडरेशन है, गवर्नमेंट इंटरफेयर, while the second welfare theorem showcase the potential of market mechanism if does not neglect the need of government intervention, the fact of market failure और एक्टिविटीज. अगर इसने क्या बोला सेकंड वेलफेयर में, जो आपका सेकंड वेलफेयर, अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया तो क्या होगा? मार्केट फेलियर. मार्केट फेलियर क्या होता है? व्हेन बेस्ट आउटकम डज नॉट अक्यूर. मैं बात करूं मार्केट फेलियर का, बेस्ट आउटपुट डज नॉट अक्यूर, ये क्या होगा? मार्केट फेलियर. तो इसमें हम इसमें कह सकते हैं कि जो सेकंड वेलफेयर थ्योरम है, अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया, स्टिल वी हैव टू सी मार्केट फेलियर एक्शनलिटीज. इन कंक्लूजन, और हम बात करें सेकंड वेलफेयर थ्योरम, इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज इट रोल एज अ कॉन्सेप्ट ब्रिज बिटवीन पेरेटो एफिशिएंसी, जरूरी है, एंड द वर्किंग ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट एज एस्पायरिंग इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरम प्रिंसिपल equip you to appreciate the potential of market in achieving socially optimal outcome. ये हेल्प करता है हमें सोशली ऑप्टिमम आउटकम को अचीव करने के लिए. नाउ वी हैव सोशल चॉइस थ्योरी. ये आप पढ़ लेना, इसको उतना टफ नहीं है. एरो इम्पॉसिबिलिटी उसी का पार्ट है. देन दिस चैप्टर ऑल्सो फिनिश. इसमें जो मेजर क्वेश्चन आपके आने के चांस है वो है डिफरेंस, पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम में. इसका डिफरेंस पूछ सकता है इसमें. देन you have to practice more. Now we will do monopolistic in next class. देन हमारे पास है मोनोपोलिस्टिक के बाद, अगर हम देखें इसको एक बार, today we have done these three concepts. Now we have three we have remaining. So आप इनको पहले पढ़ के आना, then we will complete this. So if you have any doubts आप पूछ सकते हो. बाकी रिमेनिंग तो आपके 3 लेसन बचते हैं, आप उसको पहले एक बार रीड कर लेना, और बाकी जो भी है उसको हम कल करेंगे सेम टाइम. So thank you so much. Have a nice day.